हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के कंसेप्चुअल टेस्ट के सॉल्यूशन। अब ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके मेडिकल एग्जाम में जरूर मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से जो भी आपके डाउट्स हो वो क्लियर कर लेना। सबसे पहले मैं 1 to 15 तक के सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ। देखो, तो प्रॉब्लम नंबर 1 एक आसान सा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, और वैसे भी कंसेप्चुअल के अंदर आपके ज्यादातर प्रॉब्लम्स कंसेप्चुअल ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम मतलब सिंपल, बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो प्लेन मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रहा है। तो जैसे ये रहा ऑब्जेक्ट, ये स्टेशनरी है, मिरर इसको अप्रोच कर रहा है विद वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जिस स्पीड से इमेज अप्रोच करेगी ऑब्जेक्ट को, हमें वो पता करके देना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब इसको पता करने का तरीका क्या है? देखो, सिंपल सा स्टेप ऑफ वर्किंग होता है प्लेन मिरर के अंदर, क्योंकि आपने कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा और इस तरीके का प्रॉब्लम आपके मेडिकल एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपको स्टेप ऑफ वर्किंग पता होनी चाहिए, लेक्चर्स में भी मैंने बताया हुआ है। तो पहली स्टेप ये होती है, सबसे पहले मिरर को रेस्ट पे लाओ। ऐसा करने का तरीका है, आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालो। अब यहाँ वेक्टर भी यूज कर सकते हो, बिना वेक्टर के भी चल सकते हो। बिना वेक्टर के चलना है तो साइन कन्वेंशन लगा लो। वेक्टर तब लगाओ जब एक से ज्यादा एक्सिस की तरफ मोशन हो। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो 0 होगी, वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस 5 आई कैप, तो यहां पर आ गया प्लस 5 आई कैप। तो ये हमारे पास आ गया वी जिसका वैल्यू हो गया 5 आई कैप। अब सेकंड स्टेप होती है, क्योंकि मिरर रेस्ट पर आ चुका है और आप मिरर से बैठ करके ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, अब आप इसकी इमेज को लोकेट करो, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालो। इसे निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। मतलब ये जो VOM है, दैट मींस ये जो आई कैप वाली चीज है, इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मिरर पे बैठ के ऑब्जेक्ट 5 आई कैप यानी इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इमेज इस तरफ आती हुई दिखाई देगी, यानी रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। तो VIM का वैल्यू -5 आई कैप। अब थर्ड स्टेप है, हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वो हमारी फोर्थ स्टेप होगी। अब हम वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे। वो निकालने का हमारा तरीका होगा, ये कहाँ से, ग्राउंड से निकाल रहे हैं, ये निकालने का तरीका होगा रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला यूज करो, VIM प्लस VM। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, VIM इज इक्वल टू VI माइनस VM। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसके अंदर आप डाटा सब्स्टिट्यूट करो, तो VI की वैल्यू होगी VIM। बेटा आपके पास कितना अवेलेबल है, -5 आई कैप, एंड VM का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी था -5 आई कैप। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारे पास आ गई -10 आई कैप। अब लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालनी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा VI माइनस VO, और VO आप जानते हो 0 है, तो बचा सिर्फ VI, दैट मींस -10 आई कैप। तो हमें पता चल गया कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अप्रोच करेगी। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये था इसका 4 स्टेप का स्टेप ऑफ वर्किंग, आपको प्लेन मिरर में जरूर आना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड। ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, ज्यादातर टेस्ट के अंदर आपको ये मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। अब प्रॉब्लम ये है, हमें डेविएशन निकालना है आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहले मिरर के सरफेस को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और जाकर के मिरर पे टकराएगी। कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी? 15 डिग्री। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि इस जगह जहां पर ये जाकर के इस पे इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें। ये निकालने के लिए आप बेसिक ट्रायंगल की ज्योमेट्री यूज कर सकते हो। लेट्स से दैट ये एंगल अगर अल्फा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, फिर तीनों एंगल का सम करके आप 180 के बराबर डाल दो। बट डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये तरीका ध्यान रखना, ये इसका शॉर्टकट है। अगर रे बाहर की तरफ निकलती है तो नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखने का तरीका होता है प्रीवियस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस दोनों मिरर के बीच का एंगल। तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस 15 यानी 55, और सिमिलरली यहाँ से रे 55 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमें पता करना है डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। 2 रिफ्लेक्शन हम करा चुके हैं, अब डेविएशन की वैल्यू हमें से निकाल के देनी है। तो डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी, देखना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। ये हो गया फर्स्ट डेविएशन Δ1, और आप देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो Δ1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 2 थीटा, दैट मींस 30। तो ये हमारे पास आ गया Δ1 का वैल्यू 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब सिमिलरली सेकंड सरफेस पर चलते हैं। सेकंड सरफेस का डेविएशन आप देखो कैसा मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है। तो दोनों डेविएशन अलग अलग सेंस में मिल रहे हैं, तो नेट डेविएशन निकालते वक्त दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो Δ2 निकालते हैं, 180 माइनस इन दोनों का आप सम करोगे तो ये हो जाएगा 110, और कौन से सेंस में? ये क्लॉकवाइज। ओके, आंसर आ रहा है Δ2 का 70 डिग्री क्लॉकवाइज। अब नेट डेविएशन, तो नेट डेविएशन हो गया Δ1 जो कि है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस Δ2 विच इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और माइनस इसलिए किया क्योंकि ये छोटा क्वांटिटी है, ठीक है ना, और दोनों अपोजिट सेंस के हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 150 माइनस 70, तो डेल नेट की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, और सेंस ऑफ रोटेशन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसका फाइनल आंसर है। अब आप कैलकुलेट कर लो, तो सॉरी चेक कर लो, तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
थर्ड वाला, ये प्रॉब्लम भी एक बेसिक प्रॉब्लम है और मेडिकल की तैयारी करते वक्त इस तरीके का प्रॉब्लम आपके लिए मस्ट है, आपको हमेशा आना चाहिए। ये बोल रहा है व्हेन स्मॉल प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन अ लेवल ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। तो एक टॉवर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता और फुट ऑफ द टॉवर से 60 मीटर के डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस आप ले लो 60 मीटर, एक प्लेन मिरर रखा गया। ओके, अब क्या किया गया, द टॉप ऑफ टॉवर एंड इट्स इमेज इन द मिरर। अब ये हो गया टॉप ऑफ टॉवर और इसकी इमेज देखोगे तो वो इस मिरर में आपको यहाँ इन्वर्टेड दिखाई देगी। तो टॉप ऑफ द टॉवर एंड इट्स इमेज इन द मिरर subtends an angle of 90 degree at the eye where eye is placed at the mirror itself। तो आई को जब मिरर पे रखा जाता है तो ये जो टॉप ऑफ द टॉवर है और ये जो उसकी इमेज है ये आई के ऊपर यानी इस जगह के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। ये इसकी पूरी की पूरी कहानी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज हाइट ऑफ द टॉवर इज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो क्योंकि ये और ये बराबर है एच है, सिमिलरली ये 60 मीटर है तो ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 45। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाइट ऑफ टॉवर वी कैन यूज tan 45 का फॉर्मूला। तो tan 45 इज इक्वल्स टू h/60। तो यहां से हमें हाइट ऑफ टॉवर भी मिल जाएगी विच इज ऑल्सो 60 मीटर। तो अब आप ऑप्शन देख लो, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम, ये आपका दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम है और इसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। जैसे ये मिरर 1 हो गया, ये मिरर 2 हो गया। करना क्या है एक ऑब्जेक्ट को दोनों मिरर के बिल्कुल बीच में रखा गया, हमें फाइंड आउट करना है कि जो इसकी सेकंड इमेज बनेगी दोनों मिरर में फॉर्म होने पर उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो प्रोसेस ये, इस मिरर से इसका डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है। अब एक तरफ आप मिरर 1 ले लो, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो एक तरफ आप मिरर 1 ले लो और एक तरफ आप मिरर 2 ले लो। अब फर्स्ट इमेज बनाओ। तो इसकी फर्स्ट इमेज मिरर 2 में देखने पर 10 सेंटीमीटर पर बनेगी, इधर 10 सेंटीमीटर पर बनेगी। अब दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस ऐड करते जाओ इनमें तो आपको नेक्स्ट इमेजेस मिलती जाएंगी। तो ये फर्स्ट इमेज होगी। अब सेकंड इमेज, मिरर के बीच का डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो आंसर आया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो मिरर 1 से सेकंड इमेज 30 सेंटीमीटर पर, मिरर 2 से उसकी सेकंड इमेज 30 सेंटीमीटर पर। अब हमें दोनों मिरर के दोनों इमेजेस के बीच का ये जो सेकंड इमेज है इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड इमेजेस अगर हम फाइंड आउट करें तो ये तो 30 हो गया और उधर भी हमारे पास 30 हो गया, पर ये मिरर से अभी हमें दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये मिरर के बीच का डिस्टेंस बीच में ऐड करना पड़ेगा, वो हो गया 20। तो फाइनल आंसर आ गया 60 और 20 80 सेंटीमीटर। तो जो सेकंड रिफ्लेक्शन पर इमेजेस बनेंगी दोनों तरफ उनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा 30 + 30 + 20। आंसर देखोगे आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, फिफ्थ वाला। ये भी एक आसान प्रॉब्लम है और आपको इस तरीके का प्रॉब्लम सिंपल आना चाहिए। ये बोल रहा है अ क्लॉक हंग ऑन अ वॉल शोज टाइम 7:10। तो 7 और 10 7 आवर और 10 मिनट का टाइम यहाँ पर क्लॉक शो कर रही है। व्हाट इज, अच्छा देयर इज अ प्लेन मिरर देन टाइम शोन बाय इमेज ऑफ क्लॉक। तो हमें इमेज का टाइम पता करके देना है। तो वो पता करने का बड़ा सिंपल सा तरीका भी देखो होता क्या है। क्लॉक के सामने अगर आप मिरर लगा दोगे और उसके अंदर क्लॉक देखोगे तो आपको क्लॉक उल्टी दिखाई देगी, मतलब इन्वर्टेड दिखाई देगी, क्योंकि प्लेन मिरर क्या करता है, इन्वर्जन कर देता है। तो तरीका ये है, तो टाइम शोन बाय इमेज अगर आपको निकालना है तो आप जो 12 आवर्स हैं उसमें से 7:10 माइनस कर दो तो आपको वो इन्वर्टेड टाइम आपको पता चल जाएगा। तो 12 आवर्स को लिखने का तरीका हो गया 11 आवर 59 मिनट। ठीक है ना, देखो वही हो गया। मिनट को 60 मिनट को आप कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट जो हो जाएगा 1 घंटे के बराबर हो जाएगा और ये टोटल मिलकर के 12 आवर्स हो जाएगा। तो 12 आवर 60 मिनट में से जो क्लॉक एक्चुअल टाइम शो कर रही है उसको आप माइनस कर दो विच इज 7 आवर 10 मिनट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50 मिनट और यहाँ पर आ जाएगा 4 आवर। तो 4 आवर 50 मिनट इज अ टाइम शोन बाय इमेज ऑफ क्लॉक। ठीक है ना, जबकि क्लॉक एक्चुअली में शो कर रही है 7 आवर 10 मिनट और उसकी इमेज शो कर रही है 4 आवर 50 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 6 वाला। एन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली। तो एक ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली मतलब बिल्कुल बीच में रखा गया बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री, नंबर ऑफ टोटल इमेजेस फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा निकालेंगे, हम सबसे पहले नंबर ऑफ पार्ट निकालेंगे। तो वो निकालने का तरीका हो गया 360 बाय थीटा। तो 360 डिवाइडेड बाय 72, तो आंसर आ गया 5। अब नंबर ऑफ पार्ट इवन है या ऑड है, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ पार्ट ऑड मिल रहे हैं। तो इमेजेस डिपेंड करेंगी इस बात के ऊपर कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा गया है या अनसिमेट्रिकली। क्योंकि सिमेट्रिकली रखा गया है तो इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला n-1 हो जाएगा और n-1 आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 4। तो इस सिचुएशन में 4 इमेजेस फॉर्म होंगी, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 7th एक अच्छा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट लिख लो। ये बहुत सारे बच्चे डाउट में भी पूछते हैं तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये बोल रहा है इट इज नेसेसरी टू इलिमिनेट द बॉटम ऑफ वेल बाय रिफ्लेक्टेड सोलर बीम। ठीक है ना, तो एक वेल यानी कुआं है उसके बॉटम को इलिमिनेट किया जाता है बाय सनलाइट।
सनलाइट या सोलर बीम इज इंसिडेंटेड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द वर्टिकल, वर्टिकल से 40 डिग्री पर सोलर बीम इंसिडेंट होती है। तो मैं यहाँ पहले डायग्राम बना रहा हूँ, अब देखते जाना, इस सारा का सारा सवाल आपको डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो डायग्रामेटिकली समझने में ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये बॉटम ऑफ वेल हो गया जिसको हमें एलिमिनेट करना है, और ये आ रही है सन बीम, ठीक है ना। वर्टिकल से इस बीम का एंगल जो आपको दे रखा है, तो मैं एक वर्टिकल लाइन बना दूं, तो ये रही वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन से इसका जो एंगल दे रखा है सोलर बीम का, ये आपको दे रखा है 40 डिग्री, तो दिस एंगल इज 40 डिग्री। अब अगर आप बॉटम को एलिमिनेट करना चाहते हो तो सारी की सारी राइट रिफ्लेक्शन के बाद नीचे जानी चाहिए, प्लेन मिरर में बाद में लगाऊंगा, ठीक है ना। आप देखना इसका प्रोसेस। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, और इल्यूमिनेशन के लिए रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी वर्टिकली डाउन। तो हमें इंसिडेंट पता चल गया, हमें रिफ्लेक्टेड पता चल गया, ठीक है ना। अब टेक्निक देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये एंगल निकालने जा रहे हैं जो कि हम बहुत आराम से निकाल लेंगे। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 40, दैट मींस 140। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का जो एंगल हो गया, दिस एंगल कंप्लीट एंगल इज 140 डिग्री, ठीक है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों की नॉर्मल बनाने जा रहा हूँ। नॉर्मल बनाने के बाद मैं मिरर लगाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसा सवाल जिसके अंदर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का डायरेक्शन दे रखा हो, कभी पहले मिरर मत लगाना, लास्ट स्टेप में लगाना। तरीका ये है, पहले इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बनाओ, उसको बाइसेक्ट करती हुई एक नॉर्मल बनाओ। तो अब मैं इसकी एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखते जाओ। तो ये जो लाइन है जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये इसकी रेड कलर की लाइन नॉर्मल का काम कर रही है। अब क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये एंगल को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ये जो एंगल हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल कितना था 140, ये एंगल हो गया 70, सिमिलरली ये वाला एंगल भी हो गया 70, ठीक है ना। अब लास्ट स्टेप, अब हम मिरर लगाने जा रहे हैं। मिरर हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, तो मैं यहाँ पर मिरर को प्लेस करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखना, तो मैंने यहां मिरर लगाया और रेड लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो डायग्रामेटिकली अगर आप चेक करोगे तो प्रॉब्लम बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, मैं इसका कलर भी चेंज कर दे रहा हूं। तो ये मैंने यहां पर मिरर यूज किया, ओके, शेड कर देते हैं। तो ये रहा हमारे पास मिरर जो कि इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए मैं इसका वीडियो सोल्यूशन बहुत जरूरी है, खाली बुक के अंदर देखोगे कुछ नहीं समझ आएगा। अब हमें पता करना है इस मिरर का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है। वर्टिकल से निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से निकालने के लिए 90 में से माइनस कर देंगे। तो देखो आप, ये पूरा एंगल 90 है, ध्यान से देखते रहना। 90 में से 70 माइनस करोगे तो ये एंगल मिल गया 20, ठीक है। ये 20 है, टोटल एंगल 40 है, तो ये वाला एंगल भी 20 हो गया। तो एंगल ऑफ मिरर फ्रॉम वर्टिकल इज 20 डिग्री। तो पहले यहां पर लिखते हैं, तो एंगल ऑफ मिरर फ्रॉम वर्टिकल is 20 degree. Now we have to find out angle of this mirror from horizontal. So this implies that angle of mirror from horizontal तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20, दैट मींस 70 डिग्री। तो ये इसका राइट आंसर है। तो हमें एंगल मिल चुका है, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज 70 डिग्री। तो इसको वापस से सॉल्यूशन को जरूर देख लेना, एक बार खुद करना, तब आपको ये समझ आ जाएगा। अब जब आप खुद करोगे ना तो आप इस एंगल को चेंज कर लेना, 40 की जगह ले लेना, आप यहाँ पर 20 डिग्री ले लो या समथिंग कुछ भी ले लो, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। और मैं फाइनल सोल्यूशन दे रहा हूँ, 40 डिग्री है तो ये जो मिरर की प्लेसमेंट होगी ना वर्टिकल से, उसके एंगल पर आधे पर होगी, यानी 40 है तो 20 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। अगर ये 20 डिग्री होता तो 10 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है। इस तरीके से करके डायरेक्ट इसका शॉर्टकट भी आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे से अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें बॉटम ऑफ वेल को बिल्कुल एलिमिनेट करना हो, सीधे हाफ मार करके अब चेक कर लेना, एंगल अगर वर्टिकल से है तो हाफ वाला हो जाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल से देना है तो 90 माइनस करके दे दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। ये एक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन मिरर देन एट अदर, फाइंड टोटल डेविएशन। तो ये रहे दो मिरर, तो ये एक बेसिक थ्योरी का पार्ट है या ऐसे कह लो बेसिक फॉर्मूला है जो सबको पता होना चाहिए। तो दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है। अब एक रे ऑफ लाइट फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट होती है, सेकंड मिरर की तरफ जाती है और यहाँ से बाहर चली जाती है, हमें नेट डेविएशन निकालना है। तो जब रे सक्सेसिवली दो रिफ्लेक्शन सफर करती है और तो उसका नेट डेविएशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आप डायरेक्ट लिख लो, ये आपको याद होना चाहिए, डेराइव करने की जरूरत नहीं है, वो होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो फाइनल आंसर इज 2 पाई माइनस 2 थीटा, दैट मींस 360 माइनस 2 थीटा, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलते हैं 9 पर। 9 को इंपॉर्टेंट लिखो, डिफिकल्ट लिखो, ठीक है, नहीं आपको दोबारा से करना पड़ेगा तब आपके दिमाग में बैठेगा। तो ये जनरली हर एक बच्चे का डाउट रहता है जो भी तैयारी करता है कंपटीशन की, चाहे वो आईआईटी का हो चाहे वो मेडिकल का हो, हर बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम एक सिरदर्दी रहता है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आपका डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना, पर मेरा वापस से कहना है कि आप इसको दोबारा जरूर करना, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, हमें दो मिरर दे रखे हैं, मिरर 1 एंड मिरर 2, ठीक है ना। तो दो मिरर हैं तो दोनों में अलग अलग इमेजेस बनेंगी। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1। तो फर्स्ट मिरर में बनने वाली इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 2। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2 हमें निकाल के देनी है। तो एक अच्छा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले ये रहे हमारे पास दोनों इंक्लाइंड मिरर, मैंने इसको अपने हिसाब से ओरिएंट कर लिया।
ये मिरर 1 था एंड ये मिरर 2 था। ऑब्जेक्ट इस तरीके से v की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब तरीका क्या है, कभी भी हम मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट इस मिरर के पैरेलल चल रहा है तो सेकंड मिरर के अंदर जो इसकी इमेज बनेगी I2 वो v इसके पैरेलल चलेगी, यानी हमें इमेज 2 की वेलोसिटी सीधे सीधे पता है वो v है और वो मिरर के पैरेलल है, इसमें कुछ भी हमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। पंगा मिरर 1 के साथ है। अब मिरर 1 के अंदर जब हम इसकी इमेज बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो मिरर 1 के अंदर इमेज बनाते वक्त सबसे पहले इमेज बनाने के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ले लो, क्योंकि जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे टेढ़े से नहीं नापते, मिरर के परपेंडिकुलर से नापते हैं। तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनेगी, तो ये इमेज बन गई। अब वेलोसिटी लिखने के लिए हमें इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तब हम पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी इसको इंडिकेट कर पाएंगे। कंपोनेंट के लिए हमें एंगल चाहिए होगा, तो ये एंगल हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, बीटा, तो ये बीटा है। तो अब आप इस मिरर के हिसाब से ये इसकी पैरेलल एक्सिस हो गई और ये इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, इन एक्सिस की तरफ इसके हम कंपोनेंट करने जा रहे हैं। तो आप देखते चलना, ये एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल जो है ये भी हमारे पास बीटा हो गया। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ गया वो आ गया v cos बीटा एंड इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ गया वो आ गया v sin बीटा। बस अब अगली स्टेप, अब जो इमेज है उसकी वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं। पैरेलल वाली वेलोसिटी एज इट इज मिलेगी, दैट मींस v cos बीटा, और परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास आ रहा है तो इमेज भी मिरर के पास ही आएगी। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मिरर हो गई एंड मैग्नीट्यूड वही v sin बीटा। अब हमें निकालना वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2। अब और पंगे हो गए, कारण इसकी एक्सिस अलग है और इसकी एक्सिस अलग है। तो अब क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों को x और y के हिसाब से कर लो, मतलब इसको इसके हिसाब से मोल्ड कर लो, या इसको इसके हिसाब से। इसको इसके हिसाब से करने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि दो दो के कंपोनेंट करने पड़ेंगे फिर से। यहाँ पर इसको इसके हिसाब से मोल्ड करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि एज इट इज इस तरीके से ही रहेगा। तो हम I2 की वेलोसिटी के कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास वही सेम v cos बीटा और ये हमारे पास सेम v sin बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत आराम से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2। तो अब आप चेक करो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव मोशन देखते वक्त ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2 का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो हमारे पास आ गया 2v sin बीटा। तो आप देखो ये प्रॉब्लम पूरा का पूरा डायग्राम के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम था, रे ऑप्टिक्स के डायग्राम के ऊपर, कि आप कितने परफेक्टली डायग्राम को मैनेज करते हो। आंसर तो हमारा एक ही लाइन में आया, बट डायग्राम में हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, और एक बार आप जरूर देख लेना और एक और बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो आंसर हो गया बी वाला करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बोला अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 3 times द लीनियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है पर इरेक्ट है। अब इरेक्ट बनेगी तो वर्चुअल होगी, ठीक है ना, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट में मैग्नीफाइड इमेज कौन फॉर्म करता है, कॉनकेव मिरर। तो देखो आप, तो सबसे पहले ये रहा ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने ओ ले लिया, और ये रही इसकी इरेक्ट इमेज, और साइज ऑफ इमेज हमें दे रखा है 3 times साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर, हमें ये डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का, विच इज 80 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, हमें मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। कौन सा मिरर है मैं वो भी नहीं पता, तो अभी रैंडमली कुछ भी लगा देते हैं। तो ये मिरर है एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस यहाँ से यू हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ऑब्वियसली, और ये डिस्टेंस यहाँ से 80 माइनस यू हो गया। साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे हम इसमें सारे, और मैं यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्सेस लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, I by O माइनस V by U F अपॉन F माइनस U, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ पर तैयार हो गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का। अब क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो देखते चलना, आई मतलब साइज ऑफ इमेज विच इज 3 times साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ओ ऊपर नीचे से कट जाएगा और इधर बचेगा 3 माइनस v की वैल्यू है 80 माइनस यू, ठीक है ना। और क्योंकि ये इस तरफ है तो इसलिए इसका साइन, दैट मींस ये साइन हम नेगेटिव ले रहे हैं और ये डायरेक्शन का हम साइन पॉजिटिव ले रहे हैं। तो v की वैल्यू या v का साइन हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 80 माइनस यू डिवाइडेड बाय, अब u का साइन आप चेक करोगे तो वो माइनस यू हो जाएगा, और माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करो तो 3u 80 माइनस यू, इसको इधर लाओ तो 4u इक्वल्स टू 80, तो u इक्वल्स टू 20। तो यहां से हमें u की वैल्यू मिल गई, और वो u की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। अब पर हमें u नहीं पूछा, ये तो हमने निकाल लिया, हमसे पूछा गया फोकल लेंथ के बारे में। अब आप मिरर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इसी फॉर्मूले में इसको रिलेट कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड स्टेज की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम जिसमें फोकल लेंथ हमें निकालनी है वो हम इससे रिलेट करके निकाल रहे हैं। ये हो गया रेशियो 3,
एफ के बारे में हमें नहीं पता तो मैंने इसका साइन एज इट इज छोड़ दिया, प्लस अगर आ गया तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, माइनस आ गया तो फिर ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है, एफ माइनस यू की जगह -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3f प्लस 60 इक्वल्स टू एफ, इसको उधर लाओ तो -2f इक्वल्स टू 60 एंड f का वैल्यू इज -30। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मिरर एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। दैट मींस ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, ये भी मैग्निफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। ये बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, तो हमें सीधे सीधे मिरर दे रखा है कि वो कॉन्वेक्स है। तो मेरे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f है, produces an image 1/n of the size of object, the distance of object from the mirror। इसमें हमसे यू पूछा गया है। तो देखो आप, तो ये रहा ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स मिरर आप जानते हो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो ये बन गई इमेज इरेक्ट 1/n टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमें ये यू की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में पूछी गई है। ओके, अब करने क्या जा रहे हैं, हम मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए किसी भी मिरर सिस्टम में परफेक्ट फॉर्मूला होता है, m ट्रांसवर्स I/O माइनस वी बाई यू एफ अपॉन एफ माइनस यू। सिंस एफ हमें दे रखा है, हमें सिर्फ यू निकालना है और आई और ओ का रिजल्ट दे रखा है, तो इन दोनों को इक्वेट करके हमारा एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूट करते जाता हूँ विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। आई की जगह आ जाएगा 1/n, ओ ओ ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो हमें अच्छी तरह पता है ये पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव माइनस यू हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं इसमें अभी एवरेज छोड़ रहा हूँ, इसका कोई साइन में यूज नहीं कर रहा, वो अपने आप क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा। तो देखना, अगर आप यूज कर भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, f माइनस यू इक्वल्स टू एन एफ एंड u का वैल्यू आ गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ n माइनस 1 इंटू एफ। नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि ये लेफ्ट साइड पर रखा गया है, दैट मीन्स रियल ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ गई n माइनस 1 एफ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 12th वाले प्रॉब्लम पर। 12th वाला प्रॉब्लम कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्फेरिकल मिरर, द इमेज मस्ट मूव अवे फ्रॉम मिरर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि स्फेरिकल मिरर में डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पर है। जैसे कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट फोकस से इन्फिनिटी के बीच में रखा गया है तो ऑब्जेक्ट अगर इधर आएगा तो इमेज जो होगी मिरर से दूर जाएगी। तो इसलिए मस्ट वाला कोई ऑप्शन इसमें वैलिड नहीं होगा, तो इसलिए इसका एक ही आंसर सही है, मे मूव टुवर्ड्स मिरर, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 13 पर। 13 आपका बिल्कुल आसान फॉर्मूला बेस्ड, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, उसके ऊपर बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस आपको दे रखे हो कहाँ से, फोकस से, तो उसका रिलेशन होता है फोकल लेंथ का कि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2, जहाँ x1 हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, x2 हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। ध्यान रखना ये रियल के लिए, तो यहाँ से f की वैल्यू अंडर रूट ऑफ x1 x2 हो गई, तो आपको f पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम था फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम 14, ये ग्राफिकल प्रॉब्लम है और इसमें हमें बताना है 1/v और 1/u का ग्राफ कैसा होगा। तो बहुत आसान है, 1/f 1/v प्लस 1/u। अब 1/v को आप y एक्सिस पर रख लो, ये x एक्सिस पर आ गया, और इसको आप c कर लो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्लोप इसका नेगेटिव हो जाएगा, इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव हो जाएगा और ग्राफ का टाइप ऐसा हो जाएगा 1/v 1/u एंड दिस इज डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन इंटरसेप्ट विद बोथ एक्सिस, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इस सेक्शन का लास्ट प्रॉब्लम 15, ये काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट लिखो इसको, बहुत से बच्चों का डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखो ये बोल रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट O is placed in front of plane mirror and concave mirror as shown in the figure. If f is the focal length of concave mirror, then the separation between the two mirrors such that image obtained after two reflection coincides with object O। अब ये कैसे करने वाले हैं, देखो सबसे पहले हमें पता करना है कि दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना हो सच दैट सेकंड रिफ्लेक्शन पर जो इमेज बने ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करे। अब ये कैसे अचीव होगा वो ध्यान देना। सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा गया है एट डिस्टेंस 3f, तो हम सबसे पहले इसकी v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेशन में इधर करते जा रहा हूं, अब ध्यान से देखना। मैग्निफिकेशन भी लगा सकते हो, मिरर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो मर्जी है वो कर लो, दोनों से आंसर एक ही लाइन में आएगा, uf अपॉन u माइनस f विद प्रॉपर साइन। इसमें सारी चीजें पुट करते हैं, u की जगह आ गया -3f, फोकल लेंथ कॉनकेव है -f -3f प्लस f। सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ गया +3f स्क्वायर बाय -2f, आंसर आ गया -3/2f। तो हमें पता चल गया कि इसकी इमेज जो है इसके आधे डिस्टेंस पर बनेगी, दैट मींस 3f/2 पर डिस्टेंस पर इसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। मैं इसकी इमेज बना रहा हूँ, तो ये यहाँ कहीं पर फर्स्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ एंड डिस्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट इमेज इज 3f/2 एंड रे डायग्राम कुछ ऐसा रहा। अब ये जो इमेज है प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो अब मैं प्लेन मिरर को लगाने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, अब खेल इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने प्लेन मिरर लगाया।
अब ये जो इमेज है I1 ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब रिफ्लेक्शन के बाद इमेज इसके ऊपर बने, इस बात का मतलब ये निकला कि ये इसका अगर ऑब्जेक्ट है तो फाइनल इमेज इधर बननी चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट है और इमेज यहां पर बननी चाहिए, तो इसका मतलब मिरर इन दोनों के बिल्कुल बीच में लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप रे डायग्राम देखना, मिरर बना रहा हूं, तो इस रे को आगे कंटिन्यू किया और रिफ्लेक्ट करवा दिया और पीछे एक्सटैंड करके इमेज ओके ऊपर फॉर्म करा दी, हो गया काम खत्म। तो ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इसका इमेज डिस्टेंस हो गया, और प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो ऑब्जेक्ट और इमेज को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ गया, कहां से कहां के बीच का, I1 और मिरर के बीच का, यहाँ ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास हो गई। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कैसे। यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस था दिस वाज 3f, ये 3f/2 था। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस O से I1 के बीच का ये हो गया 3f - 3f/2, दैट मींस 3f/2। थोड़ा सा बस खाली यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, ये डिस्टेंस हो गया 3f/4 एज वेल एज ये डिस्टेंस भी हो गया 3f/4। तो सारा का सारा खेल डायग्रामेटिक है, इसलिए मैं कहा था ध्यान से देखना। अब दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 3f/4 प्लस 3f/2। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर इज 3f/4 एंड 3f/2। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा ये 9f/4। अब आप ऑप्शन में लाओ, आपको 9f/4 इसमें करेक्ट आंसर मिलेगा, दैट मींस ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक अब आपको 1 to 15 तक के प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन में आप देखना 16 से लेकर के 30 तक का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।